हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीसी पे। ये आपका एक छोटा सा परिवार जहाँ पे आप बच्चों को सीखने को मिलेगा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सभी एग्ज़ाम्स को लेकर के। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो बेटा ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत मदद करने वाला है। एक विश्वास करके आप इसे इसे ज़रूर फॉलो कर लेंगे। और हम आज की इस प्यारे से सफ़र को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लिए हैं एसएससी का, जिसमें हम आज लिए हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे जो आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट भी मैं बताने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इसे ज़रूर एक बार फॉलो करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हम आपकी आज की अपनी इस सफ़र को। तो बेटा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन को देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ अस were a little nervous when we came into this room today। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा वो भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ऑफ अस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब ऑफ के बाद S1 होता है और S2 होता है, तो यहाँ पे जो कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये बर नहीं होना चाहिए। बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऑल के लिए आया है। किसके लिए आया है बेटा? ऑल के लिए। ऑल के साथ बर लगना बिल्कुल सही है। अब कहोगे कि सर ये आ लिटिल को आप सिर्फ लिटिल हमको करना चाहिए। बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं थोड़ा सा नर्वस था, तो मेरे पास जो नर्वसनेस जो मेरी थी वो पॉजिटिव में थी। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, मेरी नर्वसनेस पॉजिटिव में थी, इसलिए यहाँ पे आ लिटिल भी सही है। अब यहाँ पे व्हेन एक कंजक्शन आया है, टाइम प्लेस कंजक्शन है, किसी स्थान को बारे में जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये भी सही है। और जब व्हेन कंजक्शन होता है तो कंजक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट भी सही है, क्योंकि यहाँ पे बात अस की कही थी, तो ये भी सही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे केम यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है, जो पास्ट को डेनोट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि वर्ब भी ये पास्ट में ही बता रहा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट कही जा रही है वो पास्ट की स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये भी सही है। तो फिर इनटू, अब कम इनटू भी यहाँ पे सही है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं रूम में प्रवेश किया, ठीक है, ये हमारी फोर्सफुल एंट्री थी, तो यहाँ पे इनटू भी सही है। उसी प्रकार से दिस भी सही है, दिस के बाद रूम भी सही है, और यहाँ पे टुडे भी सही है। अब कहोगे कि सर टुडे के साथ पास्ट की स्टेटमेंट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है बेटा, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी से पहले की जो भी सेगमेंट होगी वो पास्ट हो जाएगी, तो ये भी सही है। तब यहाँ पे सब कुछ सही है, तो यहाँ पे बेटा नो एरर है, कोई गलती हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ही इज ओवर 80 एंड डियर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि वो 80 से ज़्यादा हो चुका है, यानी उसकी उम्र जो है वो 80 से ज़्यादा हो चुका है। अब वो जो है वो ग्लास यानी कि गगल्स के बगैर, है ना, ये जो है वो चश्मे के बगैर नहीं देख सकता है। वो चश्मे के बगैर नहीं देख सकता है, यानी कि उसको चश्मा अब पहनना पड़ेगा देखने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये डियर नोट लिखा हुआ है। डियर नोट क्या है बेटा? एक एमएचवी है। एमएचवी बोले तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में अलग अलग मॉडल का काम अलग अलग होता है, जिसमें एक कैन को अगर मैं आपको बताऊं, अगर कैन में मॉडल को बताऊं, तो ये पावर को शो करता है। ये किसको शो करता है बेटा? पावर को शो करता है। ये कैपेसिटी को भी शो करता है ना, पावर और कैपेसिटी, एफिशिएंसी को शो करता है। तो एक बात बताइए कि वो जब वो 80 का उम्र में हो जाएगा तो वो नहीं देख सकता है। ये बात हम इसकी पावर की कर रहे हैं, हम बात इस व्यक्ति की एफिशिएंसी की कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी और पावर में हम डियर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग करेंगे कैन नोट का प्रयोग। इसलिए यहाँ पे ये डियर नोट गलत है, और इसी के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे कैन नोट, ठीक है।
चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। अच्छा यहाँ पे ये जो बेटर जो है वो एक सीडी है। सीडी बोले तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री कहीं पे दिया हुआ होगा तो वहाँ पे एक तुलना की बात होगी, एक कंपैरिजन की बात होगी। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे कंपैरिजन हो किस में रहा, तो यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ देहरादून और मेरठ के बीच में, ऐसे तो गलती हो जाएगा। हमको ये कहना है कि हम मेरठ और देहरादून के बीच में तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं मेरठ के क्लाइमेट और देहरादून के क्लाइमेट के बीच में। ठीक है, तो जब ये दोनों क्लाइमेट के बीच में तुलना हो रही है तो ये सेंटेंस तो ऐसे लिखना होता था, देन देखिएगा इसको ऐसे लिखना पड़ता है हमें, देन द क्लाइमेट ऑफ मेरठ। मेरठ। अच्छा बेटा अगर ऐसे लिखते हैं, परंतु इसमें भी अभी परेशानी है। परेशानी ये है कि देखिए कंपैरेटिव डिग्री ये कहता है कि जब नाउन सेम हो, जैसे यहाँ भी क्लाइमेट है और यहाँ भी क्लाइमेट है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी क्लाइमेट है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी क्लाइमेट है। जब नाउन सेम हो, जब नाउन इक्वल हो जाए तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद रिपीट नहीं करते हैं, और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए सिंगुलर के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। क्लाइमेट यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें यहाँ पे क्लाइमेट का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि दैट ऑफ मेरठ होगा, है ना। क्या होगा, बेटर देन दैट ऑफ मेरठ होगा। इसलिए यहाँ पे दैट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना हमें पड़ेगा, ये गलत है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा देन दैट ऑफ मेरठ। ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइएगा बेटा, यहाँ पे लिख रहा है कि एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पे अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बताया था कि जब ऑफ से हो या फिर एज वेल एज हो, सिर्फ ऑफ मत याद रखिएगा, यहाँ पे एज वेल एज याद रखिएगा। देखिए क्या क्या हमको याद रखना है बेटा, वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो हमें रखना है ऑफ, ये हमें रखना है एज वेल एज, ठीक है। उसके बाद अलोंग विद, उसके बाद आपको कोई भी प्रेपोजिशन, जैसे यहाँ पे क्या था बेटा ऑफ, तो ऑफ के बाद को हम क्या कहेंगे S2, ऑफ के पहले को हम क्या कहेंगे S1। ये S1 जब ऐसी कंडीशन हो तो वर्ब का जो प्रयोग होता है वो S1 के अनुसार होता है। यहाँ अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो तो ये इसके अनुसार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, तो ये जो वर आ रहा है वो इस एम्प्लॉइज़ के अनुसार आ रहा है, तो एम्प्लॉइज़ के अनुसार यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्योंकि एवरी प्लस नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पे हमें वॉज लिखना पड़ेगा, और वॉज के रूप में ये सही होगा, ना कि वर के रूप में। इसलिए जो मेरा जो सही आंसर हो जाएगा बेटा वो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वॉज गिवन, यानी कि डी, ठीक है। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 10 किलोमीटर्स जो है वो एक पीसीएन है, पीसीएन है। अब पीसीएन के बाद, अगर पीसीएन के बाद सर यदि पीसीएन के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, है ना। प्लूरल नाउन दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा दिक्कत है, परेशानियां है। देखिए क्या होती है, पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब जाकर के बातें समझ में आएगी। देखिए बात ये कह रहा है मेरे दोस्त कि जब भी कभी आपको नंबर दिखे उसके बाद पीसीएन दिखे,
अब इस पीसीएन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो और उसके बाद ए या एन के बाद कोई नाउन हो, तो ये नाउन जो होता है बेटा वो एक यूनिट को शो करता है। किसको शो करता है? यूनिट को। ये यूनिट तीन प्रकार से हो सकता है, या तो टाइम हो सकता है, या तो डिस्टेंस हो सकता है, या तो वेट हो सकता है। ठीक है। और ऐसे कंडीशन में यहाँ जो वर्ब लगता है वो हमेशा सिंगुलर लगता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 5 years इज़ अ लॉन्ग टाइम टू स्टे हियर, तो यहाँ पे 5 तो नंबर है, ईयर्स पीसीएन है, इज क्योंकि अ लॉन्ग टाइम तो ये यूनिट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 10 किलोमीटर्स आर ना हो करके क्या होगा बेटा? इज होगा। और हमारा जो सही आंसर होगा वो ये होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इवन इफ वी मिस्ड अ डेज वर्क आउट, अगर मैं एक दिन काम छोड़ भी देता हूँ, ठीक है, तो सैलरीज आर नॉट कट एंड वी वर पेड इन फुल। अगर मैं एक दिन छोड़ भी देता हूँ तो हमारी जो सैलरी होगी वो नहीं कट की जाएगी और हमें फुल पेड किया जाएगा। ये बातें कही जा रही। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वी के बाद यहाँ पे वी टू लिखा हुआ है, वी टू बोले तो पास्ट, ठीक है, वी टू बोले तो पास्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर, आर क्या है बेटा? प्रेजेंट। अब इसके बाद वर, यहाँ पे ये क्या है? पास्ट। अच्छा, जब दो जगह पास्ट आ रही है, एक जगह प्रेजेंट आ रही है, तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो एक पास्ट की स्टेटमेंट है। और पास्ट की स्टेटमेंट होने के कारण यहाँ पे जो है ना वो आर गलत है। आर के जगह पे हमें WERE वर लिखना पड़ेगा। इसलिए जो मेरा आंसर सही हुआ बेटा वो हुआ सेकंड। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइदर ऑफ टू बुक्स बिल। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे ये जो बिल आ रहा है वो इस आइदर के लिए आ रहा है। एक्चुअली ये बात ये सही है कि सर बिल को तो कोई नंबर से मतलब ही नहीं है, बट हमें ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये बिल आखिर ये बुक्स के लिए है या आइदर के लिए है, तो ये आइदर के लिए है। अब यहाँ पे ये बिल क्या है बेटा? तो बिल है MHV। MHV क्या होता है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये MHV का कहानी क्या है? तो जैसे कि कहीं पे आप कैन देख लीजिएगा, कैन के बाद आप या तो कुड देख लीजिएगा, या तो आप में देख लीजिएगा। इस सब के बाद जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। अच्छा यहाँ पे बिल के बाद मीट लिखा हुआ है, ये MET मीट और MEET मीट, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो ये होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसलिए यहाँ पे ये वाला जो है वो गलत हो गया और यहाँ पे जो होगा वो होगा MEET मीट। ये कहाँ है आंसर मेरा? तो बेटा ये है यहाँ पे सी ऑप्शन में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से समझेंगे कि शी वांटेड टू टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि कहना क्या चाहता है ये। देखिए यहाँ पे सी वांटेड फर्स्ट पास्ट हो गया, टू के बाद यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, उसके बाद यू आया है। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की चर्चा कर लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा कि कहीं पे आपको सब्जेक्ट दिख जाए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखे और वर्ब के तुरंत बाद भी एक वर्ब दिखे। अब ये भी वर्ब का सब्जेक्ट यही है और इस एक्शन का भी सब्जेक्ट यही है, तो कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए बीच में हमें टू लिखना होगा। अब आप कहोगे कि सर हम तो ये पढ़े हैं कि प्रपोजिशन के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। आप बिल्कुल सही पढ़े हैं, उसकी भी कहानी सुन लीजिएगा कि जो प्रपोजिशन होता है ना बेटा, इसके बाद जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द ये वर्ब आता है, ये कोई वर्ब नहीं होता है, ये एक नाउन होता है। अच्छा अब आप ये नाउन बता रहे हो, हमें तो वर्ब बताया गया था।
चलिए, ये एक नाउन होता है और इस नाउन फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जेरंड फॉर्म। इस नाउन फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जेरंड फॉर्म। तो जब कभी हमें किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो और अगर वो वर्ब के रूप में हमें लिखेंगे तब V1 लिखना गलत होगा, वहाँ पे हमें V4 लिखना होगा। जैसे कि आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग, यहाँ पे ऑफ के बाद जो प्लेइंग लिख रखा है वो ये एक ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमें प्लेइंग V4 लिखना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे क्या कर रहा है कि सी वांटेड टू टेल, ये चाह रही है, तो ये एक्शन ये हुआ, ये एक्शन कर रही है चाहने का, और ये बोलने का भी एक्शन कर रही है। अच्छी बात ये है कि ये दोनों एक्शन ये सी कर रही है, तो बीच में ये टू भी तो सही है, बट ये टेलिंग नहीं होगा, यहाँ पे टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टेल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मेरा जो सही आंसर था वो डी में था, और यहाँ पे ये टेलिंग को हम लोग कर देंगे TELL टेल। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं बच्चों को? नहीं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरा जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो 9th नंबर है। अच्छा, 9th नंबर में क्या कह रहा है कि आई विश आई हैव वर्क हार्डर देन आई डिड। अब कहोगे सर ये कैसे सेंटेंस है? यहाँ भी आई लिख रखा है, यहाँ भी आई लिख रखा है, यहाँ भी आई लिख रखा है, और यहाँ पे ये भी कंपैरिजन भी हो रहा है। तो कंपैरिजन तो किसी दो चीज़ों के बीच में होनी चाहिए ना, तो फिर ऐसे ये सेंटेंस सुनने में ही गलत लग रहा है। बिल्कुल ये सेंटेंस सही है बेटा। मैं चाहता हूँ, है ना, मेरी इच्छा है कि आई हैव वर्क, आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड। मैं जो काम करूँ ना, मैं जो काम करता हूँ, वो जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मैं अभी कर रहा था, जो मेरी पास्ट की कामें थी, उससे भी मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँ। तो ये सेंटेंस सबसे पहले, ये लिखावट इसकी बिल्कुल सही है, लिखावट में कोई गलती नहीं है। इसलिए आप लिखावट के फेरा में मत रहिएगा कि सर लिखावट गलत है। सेंटेंस का अरेंजमेंट सही है, सेंटेंस का मीनिंग सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट। बस गलती कहाँ वो समझिए। देखिए, जब भी कभी बेटा इफ दिखे आपको, या फिर क्या दिखे, आई विश, या फिर क्या दिखे, वी विश, ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि यहाँ से दो बातें बहुत होती है। एक होता है बेटा डू, यानी कि करना, और एक होता है बेटा बी, यानी कि होना। जैसे कि मैं मान लूँ, मैं ये कहता हूँ कि काश मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाता, काश मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा पाते, तो ये मेरी एक करने की बात हो रही है, यानी कि डू एक्शन का बात हो रहा है। और अगर मैं कहूँ कि काश मैं एक पंछी होता, काश मैं एक पंछी होता, तो यहाँ पे बेटा बी का फॉर्म आ रहा है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब इस सबों के बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो, अगर करने का बोध हो, यानी कि डू एक्सप्रेशन हो, तो इसके साथ हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, और यदि बी एक्सप्रेशन हो तो इसके साथ हमें वर लगाना है। अब आप कहोगे कि सर आप तो ये बोले नहीं कि आई सी के साथ वॉज लगाना है। बिल्कुल नहीं लगाना है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको वर लगाना है। काश वह मेरी दोस्त होती, तो काश वह मेरी दोस्त होती, तो आई विश सी वर माई फ्रेंड, नॉट सी वॉज माई फ्रेंड। ठीक है ना, आई विश सी वॉज माई फ्रेंड गलत हो जाएगा, सी वर माई फ्रेंड होगा। यानी कि बी फॉर्म में वर लगाना है और डू फॉर्म में V2 लगाना है। यहाँ पे कह रहा है कि आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो गलती है कि भैया यहाँ पे ये हैव तो होना ही नहीं है, या तो यहाँ पे आई वर्कड हार्डर देन आई डिड, ये सही होगा। या आप इसी सेंटेंस को इम्प्रूव कर करके, अगर ऐसी ऑप्शन ना हो और अगर इसको ऑप्शन में हैड प्लस V3 दे रखा है, तब भी ये सही होगा, क्योंकि ये पास्ट का रेफरेंस दे रहा है। इसलिए यहाँ पे मेरा जो सही आंसर था वो था आपका, सॉरी, वो था मेरा गलती ए ऑप्शन में। ठीक है, ए ऑप्शन में मेरा सही था। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय ए मोस्ट पीपल। अच्छा देखिए, यहाँ पे कहानी की हो रही है। कहानी ये हो रहा है कि ये एक व्यक्ति है मुखर्जी, ठीक है, ये एक व्यक्ति हुए मुखर्जी। अब इस मुखर्जी को ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू सब इनको पसंद कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए,
ये जो हुए मुखर्जी और ये सब चुन्नू मुन्नू जो हुए, तो चुन्नू मुन्नू जो है वो वर्किंग हुआ, ये वर्किंग सब्जेक्ट है। मुखर्जी जो हुए वो नॉन वर्किंग हुए। ठीक है। अब कहोगे सर ये कैसे, क्योंकि ये जो लव करने का काम कर रहा है वो ये चुन्नू मुन्नू कर रहा है और ये मुखर्जी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मुखर्जी जो है वो नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है और सेंटेंस की शुरू ये जो हु जो है वो नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है। और जब कभी सेंटेंस नॉन वर्किंग से शुरू हो तो उससे हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में बेटा इज के बाद, एम के बाद और आर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। इसलिए यहाँ पे जो लव्ड है ना, वो लव जो है वो गलत है, यहाँ पे लव्ड होना चाहिए। इसलिए मेरा यहाँ पे सही है इज ए लो भी डी लव्ड, ये सही होगा। ठीक है, आइए अपने आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप बच्चों से एक ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेटा अगर आपको ये पूरी वीडियो देखे हैं और आपको अच्छा लगा हमारी चीज़ों को, तो एक बार बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी न्यू चैनल है। अगर आप बच्चों सपोर्ट करेंगे तो हम एक बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। एवरीथिंग इज़ क्लियर होगा, बस आपको ज़रूरत है एक प्यारा सा सपोर्ट करने का। आपकी उस प्यारी सी सपोर्ट, आपकी उस प्यारी सी मुस्कान हमें काफ़ी आगे तक ले जाएगा। तो चलिए आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब यहाँ पे लिख रहा है बेटा द चिल्ड्रेंस आर फाउंड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन द मैंगो ट्री इन द गार्डन। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि द चिल्ड्रेंस। अच्छा एक बात बताइए, CHILD चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रेन होता है या चिल्ड्रेंस होता है? तो सबसे पहले ये लिखा हुआ गलत है। अब इसके साथ 3 वर्ड आप लिख लीजिए बेटा, एक होता है चाइल्ड, एक होता है ऑक्स और एक होता है ब्रदर। ब्रदर का हो जाता है प्लूरल ब्रदरेन, ऑक्स का हो जाता है बेटा ऑक्सेन और चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रेन। अब इसमें कहोगे कि सर एक कन्फ्यूज़न और हो गया कि ब्रदर का तो हम ब्रदर्स पढ़ें। बिल्कुल आप सही पढ़ें बेटा, जब अपनी भाई की बात हो तो हम ब्रदर्स ही लिखते हैं, परंतु अगर कोई कम्युनिटी की बात हो, कोई सोसाइटी की बात हो, तो वहाँ पे हम लोग ब्रदरेन लिखते हैं। ब्रदरेन BRETHREN ब्रदरेन लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, तो द हिंदू द मुस्लिम एंड द सिख्स आर नॉट ब्रदर्स आर ब्रदरेंस। ठीक है, चलिए तो भैया सबसे पहले सभी बच्चों को थैंक यू आज के इस सपोर्ट के लिए, है ना। एक छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।